दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में हर जगह चर्चा हो रही है कफ सिरप वाले मामले की, लेकिन बात बात पर बड़े बड़े दावे करने हवाले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर खामोश हैं। इस मामले पे बात बात पर इंटरव्यू देने वाले ब्रजेश पाठक भी खामोश हैं। एक लाइन का बयान केशव मौर्य का आया है बस। और जो भी समस्या ये है कि जो भी लोग पकड़े गए हैं उसमें एक गिरफ्तारी अमित सिंह टाटा की हुई और दूसरी एक बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, वो गिरफ्तार किया गया कल पलासी माल के पास से। मजेदार बात यह है कि उसने सरेंडर करने के लिए परसों अर्जी दी थी और एक वीडियो कलेक्ट्रेट से कचहरी से आया जिसमें लग रहा है कि उस आराम से बैठा हुआ है और जैकेट पहनी हुई है और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कैदी नहीं दामाद हो। किसका दामाद हो तो भाई। तो सर आज आप इस प्रकरण पे आप सबसे ज्यादा मुखर है, लगातार लिख रहे हैं कि कल का जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से आलोक सिंह की गिरफ्तारी पत्रकार परवेज अहमद कहते हैं दिखाई गई है और उन्होंने प्रेस रिलीज एसटीएफ की कहती है कि वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो पहला सवाल तो यह है कि अब तक की जांच से आपको क्या लगता है कि क्या होगा, और दूसरा ये कि सही में असली मुलजिम पकड़े जाएंगे कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हेलो, देखा जाए मेरी जो अपनी समझ है, जो मेरी अपनी समझ है उसके अनुसार इस मामले में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और जो उसके आनुषंगिक संगठन हैं जैसे एसटीएफ, वह पूरी तरह दोषियों के बचाव में दोषियों के साथ खड़ी दिख रही है, पूरी तरह बिना किसी भ्रम के। और मैं यह शुरू से यह देख रहा हूं और स्पष्ट रूप से मान रहा हूं कि जो कोई भी कार्रवाई हो रही है वह एक प्रकार से प्रेशर वाल्व की तरह हो रही है कि उतनी हवा निकाल दी जाए जिससे कि माहौल भरमाया रहे। माहौल गरमाने की जगह माहौल भरमाना ही एकमात्र उद्देश्य मुझे कार्रवाई का लग रहा है। जैसा आप और हम सभी सोशल मीडिया पर रहते हैं, टिप्पणियां देखते हैं। कुछ दिन पहले ही, आज ही मैंने देखी, तमाम लोगों ने संभवतः सुल्तानपुर में जो मंगेश यादव, एक जो कथित अपराधी थे, मिस्टर मंगेश यादव, उनकी जो एनकाउंटर हुआ, जिसको हत्या भी कहा जा रहा है, वह जांच का विषय है। मंगेश यादव का एनकाउंटर कुछ लाख रुपए की बताई जाती है कि लूट या कोई चीज की बात बताई जा रही थी, उसमें एनकाउंटर हुआ जो विवादित रहा। तमाम मैं देखता हूं, एक दिन मैं देख रहा था, एक यहाँ पे इस समय नामचीन अफसर हैं, पहले संभल में थे, अब मेरे ख्याल से फिरोजाबाद में है, और वह मतलब कभी गदा कभी अन्य तमाम कारणों से वो जो है वो उनकी पुलिसिंग होती रहती है। तो एक मैंने वीडियो देखी थी, मुझे लगता है कि 3-4 महीने हो गए होंगे, जब संभल में किसी पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू मांगा था और उस दौरान कुछ बदतमीजी कर दी थी, ऐसा लगता है। और कुछ दिन बाद जो एक चहेता एक स्टाइल निकला है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें किसी को व्हील चेयर उठा के, कुशीनगर में आपको याद होगा जाली नोट वाले मामले में 11 या 12 लोग व्हील चेयर पे निकलते हुए दिखे थे कोर्ट से ही, और सभी माफी मांग रहे थे, भविष्य में अपराध नहीं करूंगा। वैसे ही वो पत्रकार भी माफी मांग रहे थे, लंगड़ा के चल रहे थे। मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे वीडियो रिलीज किए होंगे जब छोटे छोटे अपराधों में या बिना अपराध के भी बनावटी अपराधों में लोगों के पांव में गोलियां मारी गई, सीने में गोलियां मारी गई पिछले 8 सालों में। और उनकी तुलना में इन मामलों में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, किस समय हो रही हैं, वह सब कुछ इतना ज्यादा भ्रमात्मक है, दिखावटी है, नकली है कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति
या ज्यादातर व्यक्ति सिवाय वो लोग जो भी मान लीजिए जो इन लोगों के समर्थक हैं, वह तो निश्चित रूप से इन बातों को उनके पक्ष में देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी औसत व्यक्ति है जो इन मामलों के प्रति गंभीरता से देख रहा है, वो इन्हें बेहद ही सतही, बनावटी और सुपरफिशियल कार्रवाई मान रहा है, और उसे स्पष्ट लग रहा है कि दोषियों को बचाने का पुरजोर कार्य और प्रयास हो रहा है। लेकिन सर मतलब दोषी को बचाने का काम तो हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है ना भाई। मासूम बच्चों को आप कफ सिरप के नाम पे ऐसी चीजें दे रहे जिसमें कईयों की जान चली गई और कईयों का जो है वो नशे की आदत पड़ गई। और मजेदार बात है कि इसके बचाव में कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में तो जान ही नहीं गई है, जबकि आप भी जानते हैं कि बीमार हो जाता ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा, जान चली जाती है तो कोई वो तो दवा खिलाया नहीं बचा, तो आदमी क्या समझ रहा है। आज तक के रिपोर्टर है संतोष जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं गया था बुंदेलखंड, तो एक ग्रामीण महिला मिली कि हमारे बेटे को भैया खांसी हो गया था, कफ शरीफा पिलाया, पिलाने के बाद वो बचा नहीं। तो भाई जो मामला रिपोर्ट नहीं होगा तो आप कहेंगे यूपी में तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूं, और मैं यह बात मुझे लगता है कि यह ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नई बात है, लेकिन मैं यह बात पूरी मैं कहूंगा कि पूरे पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, अपनी आत्मा को गवाह मान के कहना चाहूंगा स्वयं के लिए कि मैंने तमाम राजनीतिक दलों के शासनकाल में महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन किए, गैर महत्वपूर्ण भी किए, शासन को नजदीक से देखा, लेकिन मैंने इतना पक्षपात पूर्ण कार्य आचरण और व्यवहार अब किसी का नहीं देखा, किसी का नहीं। और इतनी निर्लज्जता के साथ भ्रष्टाचार किया जाना, कदाचार किया जाना, दबंगई किया जाना, और मतलब जैसे कि बिल्कुल जो कि नग्नतापूर्ण स्थिति में इस प्रकार से कार्य करते हुए मैंने किसी शासनकाल में कभी भी स्थितियां नहीं देखी, जिनमें बिल्कुल जैसे कि हम लोग जब एसपी थे तब भी, और जब बाद में मैं जब वरिष्ठ पदों पर गया तब भी हम लोग मानते थे कि 18, 20, 17, 20 तक चलता है। सत्ताधारी पार्टी हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता था और उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देना। मैंने भी किया होगा कि एक ही साथ अगर 2 विधायक आए तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक को पहले बुला लिया, उसको 15 मिनट दिया, इसको 10 मिनट दिया, अगर बिल्कुल समान स्थिति है तो 19-20 कर दिया। लेकिन इस सरकार ने मुझे लगता है कि कुछ ऐसे विलक्षण कार्य किए जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, जैसे कि माफिया को सीधे सीधे 2 वर्ग में वर्गीकृत करना, जो सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग स्पष्ट रूप से आदित्यनाथ के निकट चहेते के रूप में उभर के आए। तमाम ऐसे माफिया हैं जिनमें जैसे भी धनंजय सिंह जी का नाम तेजी से आ रहा है, लेकिन ये अकेले नहीं है। श्री ब्रजेश सिंह एक लंबे समय बाद जेल से निकल के आए। हमने देखा जो कभी नहीं हुआ वो श्री आदित्यनाथ के समय हुआ। तमाम ऐसे लोग जो कि इनके निकट के रूप में देखे गए, तमाम ऐसे लोग जिनको एलिमिनेट कर दिया गया, और एलिमिनेट भी मैं फिर कहूंगा उसी नग्नता के साथ, इसी फुहड़ता के साथ, जैसे कि हमारे राज्य का कभी कभी बरतानिया हुकूमत कहती थी कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबता है, और उस समय जो ब्रिटिश अफसरान होंगे इस देश में वो जिस गुमान में रहते होंगे, आज की तारीख में जो इनके चहेते अफसर हैं, मैं इनमें उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं देख पा रहा हूँ, कोई अंतर नहीं। इनको भी लगता है कि इनका सूरज कभी नहीं डूबेगा। आप बताइए कि जिस तरह से मैं कहूंगा मुन्ना बजरंगी कैसे व्यक्ति थे, उस पर जाना जरूर नहीं है, लेकिन किस प्रकार से उनकी हत्या बागपत जेल में हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किस पृष्ठभूमि में हुई, और उसके परिवर्ती क्या कार्रवाई हुई, वह एक नजीर है। अतीक अहमद को लेके किसी को भ्रम नहीं हो सकता है, लेकिन अतीक अहमद की हत्या, उनके भाई की हत्या जिस प्रकार से हुई,
जीवा एक अपराधी के रूप में वो शुरू से ये था कि मान्यता थी कि एक शूटर, एक जघन्य अपराधी कोर्ट परिसर में, लखनऊ में, देश की राजधानी में, और कुछ नहीं, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति जिसने हत्या की, उसके पीछे कोई गया ही तक नहीं। तो एक ही सा, और उधर दूसरी तरफ देखिए धनंजय सिंह के मामले में, अब देखिए पहले अमित सिंह टाटा का आया कि उनसे निकटता है, अब ये जो नए पकड़े गए हैं आलोक सिंह के साथ तो 2-2, 3-3 क्लियर कट। पहला कि उनके घर के मकान संख्या 17 बनसफा, शायद उनके गांव का या जो भी कस्बे का नाम है बनसफा, मकान संख्या 17 में 17 लोग रहते हैं, जिसके मुखिया श्री धनंजय सिंह के पिता श्री राजदेव सिंह हैं, और उसमें क्रम संख्या 118 पे स्वयं श्री धनंजय सिंह का नाम है और 120 पे श्री आलोक सिंह का नाम है, जो मूल रूप से चंदौली के रहने वाले हैं शायद। तो चंदौली का व्यक्ति, उसका वोटर आईडी बन रहा है श्री धनंजय सिंह के मकान के पते से। ये आप समझ लीजिए, श्री धनंजय सिंह के मकान के ठीक सामने लखनऊ में उनका करीब 10,000 वर्ग फीट का मकान है, वो भी जो मुझे जानकारी है एलडीए की अनुमति के बिना यह बन रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने सही कहा, हम वो लंगड़ाता हुआ फोटो देख रहे थे उस व्यक्ति का जिसका गुनाह के जो एक सीओ के साथ मन बढ़ई की, उसके टांग तोड़ दिए गए। कल का देख लीजिए तमाम प्रकार की अहितकर स्थितियों का मामला, और उस व्यक्ति की भाव भंगिमा देख लीजिए। अंतर इतना ज्यादा स्पष्ट है कि मुझे लगता है ये सबों को नग्न आंखों से दिख रहा है, और इतनी बेरहमी के साथ, इतने खुलेपन के साथ कभी भी मैंने भेदभावपूर्ण कार्य और आचरण होते नहीं देखा है। अरे भाई, अभी पत्रकार ममता त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया है सर, और ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है। इन्होंने लिखा, वाह रे एसटीएफ, नाक कटा दिया तुम लोग। तुम्हारी कस्टडी में अपराधी आलोक सिंह अपने पॉइंटरों और छर्रों के साथ कोर्ट में जा रहा है। सूत्रों की मान तो ज्यादातर की कमर में पिस्तल लगी थी। अकड़ में कोई कमी नहीं, यूपी पुलिस आपसे न हो पाएगा, केंद्र की एजेंसी इनकी अक्कड़ तोड़ तोड़ेगी। डीजीपी आपने निराश कर दिया। तो ये कोर्ट के अंदर कैसे आती है? जैसे ये आरोप लगा रही कि इनके पंटर और इनके छर्रे इनके साथ कोर्ट में गए थे, और सूत्रों की माने तो ज्यादा थी, कमर में पिस्टल लगी हुई थी। तो बड़ा गंभीर आरोप है सर। कोई भी इसमें मतलब तो मैं भी आपके साथ जब बैठा हूं तो वो वीडियो देख रहा हूं, वास्तव में इस तरह से जो अगल बगल लोग खड़े हैं और जिस प्रकार के, मैं उस कोर्ट में, मुझे तो सौभाग्य हर जगह का मिला है, वहां अपराधी होकर खड़े होने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। उस जहां पर यह खड़े दिख रहे हैं वहां मैं खड़ा रह चुका हूं। तो एक व्यक्ति की एक अपराधी के रूप में जो स्थिति होती है और इनकी जो दिख रही है, इसमें जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। मैं अक्सर कोर्ट जाता हूँ, देखता हूँ किसी का जब हाजिर होना होता है, अरेस्ट करके लाया जाता है, तो उसकी भाव भंगिमा देखिए, वह पीछे एक कटघरा बना होता है, हाजा या कटघरा जो बोलते हैं, उसमें जिस तरह से उसको रखा जाता है, और एक इनको मैं देख रहा हूँ सामने बेंच पे बैठे हैं। यह कभी होता नहीं दिखता है, यह सब बड़ा ही रेयर है। इनको बेंच पे आगे बैठाया गया है जहां अधिवक्ता साथी बैठते हैं, अभियुक्त पीछे जो इसके में दिख रहा है उसमें बैठते हैं। तो तमाम चीजें वहां जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वह बॉडी लैंग्वेज पूरे शासन प्रशासन के ठसक की बॉडी लैंग्वेज है। ममता त्रिपाठी जी अगर कह रही हैं, मेरे पास वो सूचना नहीं है, लेकिन अगर उनके पास सूचनाएं हैं, और उनके पास मैंने अक्सर देखा है कि उनके पास आमतौर पर मैंने देखा है कि सत्यापित वेरीफाइड सूचनाएं होती हैं, तो वो उस मामले को और भी गंभीर और संगीन बनाता है। सर कुल मिला एक चीज ये समझनी कि ये आदमी बर्खास्त है, पुलिस फिर कह रहे हैं कि दिसंबर 2020 से नौकरी पे नहीं आ रहा। क्या सच्चाई है? बर्खास्त का मतलब कि आपका यूपी पुलिस से एसोसिएशन खत्म हो गया? 2 बार इसको बर्खास्त किया गया। मान लीजिए एक बार बर्खास्त किया गया, कोर्ट से स्टे लेके चला आया, तो दूसरी बार कैसे बर्खास्त होने के बाद और सिपाही है, और आप बता रहे हैं कि ये मतदाता है धनंजय सिंह के साथ, और इसका रहन सहन तो समझ में नहीं आ रहा सर। एक सिपाही के पास इतना पैसा कहां से आ गया?
देखिए, निश्चित रूप से इसमें ऐसी तमाम बातें हैं, जिन मेरी जानकारी जैसा मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि मैं और आप हम लोग प्राइवेट लोग हैं, हमारी सीमित जानकारी है, कोई सूत्रों से मिल गया, कहीं मिल गया, यह सब बातें तो शासन प्रशासन जानती होगी। लेकिन जो भी बात है वो अपने आप में मतलब एक बहुत ही विभत्स स्थिति की ओर इशारा कर रही है और साफ-साफ दर्शा रही है कि इस मामले में गजब बेईमानी और भ्रष्टाचार, एक तो पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ, अब जाँच में भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे जांच में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सिर्फ पकड़ में। आप खुद ही देख रहे हैं, अब जैसे शुभम जायसवाल जो भाग गया, मैं यह मानने को किसी स्थिति में तैयार नहीं होऊँगा कि जो एसटीएफ मुझे मालूम है, मुझे एसटीएफ के लोगों ने बताया कि कई बार आपके फ़ोन की टैपिंग या सामान्य रूप से फ़ोन की टैपिंग होती है। सैकड़ों की संख्या में मैंने सुना है कि अमिताभ यश जी सैकड़ों की संख्या में लोगों की फ़ोन टैपिंग अवैध फ़ोन टैपिंग कराते हैं, मैंने लिख-लिख के भी दिया, कई बार कोई जाँच नहीं हुई। तो जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अनवरत फ़ोन टैपिंग हो रही है, वहाँ पर शुभम की न टैपिंग हो रही हो, वह आराम से निकल जाए, यह बात विश्वसनीय नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है और बिना मिली-भगत के संभव नहीं। अब आप कह रहे हैं कि सर जांच में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जांच का फायदा क्या है? नहीं, जाँच का फ़ायदा तो देखिए यही इतना ही भर है कि कुछ-कुछ नहीं, जैसे हमारे यहाँ और संभवतः यहाँ भी एक कहावत है कि ना मामा से काना मामा अच्छा। तो अब यही दिख रहा है कि अभी चूँकि इसकी तो सीबीआई से जाँच होनी चाहिए, ईडी से जाँच होनी चाहिए, सक्रिय जाँच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल उस दिशा में कार्य नहीं कर रही है। छोटे-छोटे मामले सीबीआई भेज देती है। इस मामले में चुपचाप बिल्कुल जैसा आपने कहा मुख्यमंत्री निस्तेज बैठे हैं, जिनको दहाड़ते जो जो हर बात में कौन-सा एक शुंड-मुंड या जो है किनकी 2 उल्लेख करते रहते हैं हमेशा 2 राक्षसों की या दानवों की, चंड-मुंड की। तो ना तो चंड-मुंड का उदाहरण दे रहे हैं, ना महिषासुर का उदाहरण दे रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं और चारों तरफ ये चंड-मुंड घूम रहे हैं। तो इन स्थितियों में कम से कम मैं इतना ही कहूँगा कि अगर यह भी नहीं होता, आपका हमारा दबाव नहीं होता छोटा-मोटा और कम से कम एसटीएफ कुछ नहीं करती, ये भी गायब हो जाते। तो धीरे-धीरे ये कड़ियाँ आगे बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि हम लोग जो हमारी आपकी ड्यूटी है कि हम इन बातों को लोगों तक लाते रहें, इस पे समुचित दबाव बनाए रखें, ताकि इसकी अंतिम परिणति हो सके। ये हमारा दायित्व है और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब देखिए अभी लाइव चल रहा है भास्कर में, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढ-ढूंढ कर बाहर करो, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। अरे भैया 8.5 साल से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस कैसे गए और उत्तर प्रदेश में अब इनको कैसे, जब चुनाव सामने आ रहा है, कब सिर्फ एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। ये तो मतलब मामले को मूल देखिए कल किस तरह से मामले को भटकाया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया आप लोग कफ सिरप, बच्चों को खांसी हो जाए तो आप कफ सिरप मत पिलाइए, आप जो है देसी दवा कीजिए, काली मिर्च का बोल रहे हैं, सौंठ लीजिए, गुड़ लीजिए, अदरक पीजिए, अदरक का वो पीजिए। और ये इनको कोई चिंता ही नहीं है। देखिए, मैं यह जान रहा हूँ कि चूँकि मूल बात मेरी समझ में यही है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी को, श्री आदित्यनाथ को और कई बार मुझे लगता है श्री नरेंद्र मोदी को यह वह मान चुके हैं और कुछ हद तक वह सही भी दिखता है कि वोट पाने का, लोगों को अपने साथ रखने का जिसको कहिए फ़ॉर्मूला, जो फ़ॉर्मूला हाथ आ गया है और अब उस फ़ॉर्मूले में यह सब बातें कहीं से महत्वपूर्ण नहीं दिखती हैं, इनका कोई महत्व नहीं दिखता है। जो जादुई चिराग 80-20 कटो बटो छठो ही दिखता है। तो अब इनका की पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति जब तक हमारे साथ लोग हैं, जब तक मैं लोगों को भरमाने, भड़काने में कामयाब हूँ, तब तक मेरी गद्दी सुरक्षित है। यह भावना
मुझे लगता है कि जिस बिंदु पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिस बिंदु पर हमें ध्यान देना और दिलाना चाहिए, वह यह है कि किस प्रकार से आपको हमको भरमाया जा रहा है, मूल मुद्दों से विलग किया जा रहा है, किस प्रकार इन लोगों को प्रश्रय, संरक्षण, पोषण हो रहा है, किस प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में ही देखें तो किस प्रकार बड़े-बड़े माफियाओं को श्री आदित्यनाथ के स्तर से सीधा संरक्षण और पोषण मिलता दिख रहा है, सीधा, क्योंकि उनके अल्टर ईगो के रूप में श्री अमिताभ यश काम करते दिखते हैं। श्री अमिताभ यश के अंदर एसटीएफ सेलेक्टिव माफिया का पैट्रनेज करती दिखती है। तो सीधा प्रश्रय जो अरे दिख सर रहा है, सर हिंदी में बोल दीजिए, पैट्रोनज हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे। सीधा प्रश्रय मिलता दिखता है, इसमें कहूँ सीधा उनको प्रश्रय मिलता दिखता है श्री आदित्यनाथ के अधीन। एक प्रकार से उनके 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 दूत के रूप में या उनके उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते दिखते हैं पुलिस विभाग की ओर से श्री अमिताभ यश। और उनके अंदर जो एसटीएफ है वो सीधे सीधी कुछ चयनित माफियाओं को खुले रूप से शह देते, प्रश्रय देते, संरक्षित करते दिखती है। हमें इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। और रोहिंग्या है नहीं है तो कहाँ है, वो वो तो आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर देश का यह कानून है कि कोई गैर कानूनी ढंग से ना आवे तो आप कीजिए, लेकिन आपकी यह भी ड्यूटी है कि अगर कोई जिसको आप ये जो कहते हैं कि अपराधी हो और ये हो, तो ये अपराधी नहीं है जो कफ सिरप का काम कर रहे हैं। आर्थिक अपराधी भी हैं, सामाजिक अपराधी भी हैं, हर प्रकार से गंभीरतम जघन्यतम अपराध किया है। आपकी दृष्टि इस पर भी होनी चाहिए, लेकिन उस पर आपकी कोई दृष्टि नहीं है। उल्टे आपके जो लोग हैं वो इनको संरक्षित करते दिख रहे हैं। सर आपने किसी अधिकारी के ट्रांसफर के लिए भी आज डीजीपी को चिट्ठी लिखी है? श्री लाल प्रताप सिंह जी हैं, एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ में। तो एसटीएफ का तो खैर मुखिया पर ही अब तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं श्री अमिताभ यश पे। श्री लाल प्रताप सिंह पर भी ये तमाम मामलों में उन पर आरोप लग रहे हैं। अब जैसे देखिए एक उदाहरण, अब कल मैंने देखा कि एसटीएफ ने एक प्रेस नोट जारी किया था जो कि जो 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 गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में था। उसमें 2 एफआईआर का जिक्र था। एक एफआईआर 387/2025, ये धारा 307 आईपीसी यानी कि जानलेवा प्रयास का मुकदमा था, जो थाना हजरतगंज में 2019 में लिखवाया गया। इसमें पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह और इस अभियुक्त को एक व्यक्ति को देखिए इस एफआईआर से तमाम बातें सामने आती है। एक तो ये आता है कि जिसको ये राम राज्य कहते हैं, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, तो आप इस एफआईआर को पढ़िए। इसमें साफ दिख रहा है कि 2 लोग एक व्यक्ति को ठेके के लिए खुलेआम धमका रहे हैं, और वो भी एक नहीं 2-2 बार। पहली बार धमकाया, दूसरी बार गोली मारा। उस मुकदमे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो एक पहलू है। दूसरा कि एसटीएफ ने उस मुकदमे को इनके क्राइम हिस्ट्री में क्यों नहीं दिखाया, वो दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है कि ये जो लाल प्रताप सिंह जी हैं, इन पे आरोप है कि यह श्री धनंजय सिंह जी के निकटस्थ माने जाते हैं। ऐसी चर्चा है, शुरू से चर्चा है, पूर्व में भी हमने लिख के दिया है इस बारे में। तो उनकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। मेरी मांग है कि उनको इस दायित्व से खास करके इतने संवेदनशील स्थिति में, और एसटीएफ जिसको एक संवेदनशील विभाग कहते हैं, वहां से इनको विस्थापित किया जाए, यह मेरी मांग है। चलिए सर, आपने बड़ी जानकारी दी, फिर किसी बड़ी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।